हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अपने पिछले वीडियो में ये बात समझ चुके थे कि झारखंड में मुग़ल रूल कैसे आगे बढ़ा। मुग़ल शासनकाल के बाद अंग्रेज़ी शासनकाल कैसे आया। अंग्रेज़ी शासनकाल के दौरान अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विद्रोह कैसे हुए और विद्रोह के बाद अंग्रेज़ी सरकार का क्या रुख रहा। जस्ट एक ब्रशअप के तौर पे आपको मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट रिवोल्ट्स के डेट्स और उनके लीडर्स के नाम आपको याद रहना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स भी झारखंड में सामने आए जो कि आज तक इम्पोर्टेंट है। जैसे ताना भगत रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि गांधी जी के अनुयायी माने जाते थे। ताना भगत लोग जो थे वो गांधी जी के अनुयायी माने जाते थे। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और झारखंड के इतिहास को लेकर के झारखंड बनने या बनाने का जो डिमांड था वो कैसे सामने आया। झारखंड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे जो झारखंड के जो सदान थे। तो सदान जो थे वो झारखंड के ओरिजिनल लोग थे, मतलब पहले से रहने वाले लोग थे। और साथ ही साथ वो लोग गैर आदिवासी लोग थे, मतलब आदिवासी नहीं थे। और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी गैर आदिवासी थे सभी कोई सदान हो गए। और सदान का अर्थ है यहाँ के जो स्थायी निवासी थे उनको कहा जाता था। तो अब हम लोग देखते हैं कि सदान जो हैं वो स्ट्रिक्टली थे कौन। तो सदान लोग वो लोग थे जिनकी मूल भाषा जो थी वो या तो खोरठा थी, या तो नागपुरी थी, या तो पचपरगनिया थी, और यानी तो कुरमाली थी। और सदान लोग जो थे वो मुख्य रूप से आर्य प्रजाति के थे। और कुछ लोगों का मानना है कि सदान लोगों का झारखंड में असुर लोगों के पहले बहुत अच्छी तरह निवास करने का इतिहास था और वो लोग यहाँ के ओरिजिनल निवासी थे। और इसके अलावा सदान लोगों की जो धार्मिक पहलू है उस पर बहुत सारे अन्य धर्मों का भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि जैन धर्म। और इसके अलावा उनका जो पहनावा था उसमें गमछा, धोती, कुर्ता और अन्य चीज़ों के शामिल किया गया है। लेकिन आजकल सब कोई शर्ट पैंट या कोट टाई भी पहनने लगे हैं।
सदान लोग तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, जितिया, सोहराई, कर्मा, सरहुल, मकर संक्रांति या टुसु पर्व। और इनके घरों का चिन्हीकरण जो है वो अखड़ा से किया जाता है। और महिलाओं का सामूहिक नृत्य होता है अखड़ा में करम उत्सव के दौरान। लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है कि सदान लोगों की जनजातीय लोगों से मित्रता थी और अंग्रेज लोग सदान लोगों और जनजातीय लोगों के बीच शत्रुता कराने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। तो अब देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें झारखंड में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो आपको बता दें, झारखंड में 1857 का रिवोल्ट जो था उसके समर्थन में बहुत कोई आए थे, जैसे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और टिकैत उमराव और बाकी अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे शेख भिखारी और बाकी लोग। और इसके बाद गांधी जी भी झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। और गांधी जी जो हैं वो उनके सबसे बड़े अनुयायी थे टाना भगत। और टाना भगत जो थे उनके प्रभाव में आकर के गांधी जी कई बार छोटा नागपुर भी आए थे। और टाना भगत जो थे वो बरदौली सत्याग्रह में गुजरात में सरदार पटेल का भी समर्थन किए थे 1928 में। और 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध झारखंड में भी हुआ था, जैसा कि पूरे देश भर में हुआ था। और रॉलेट एक्ट में जो विरोध करने वाले जो प्रमुख लोग थे वो लोग थे गुलाब तिवारी और बरेश्वर सहाय। और इसके अलावा मौलाना आज़ाद को अब्दुल कलाम आज़ाद को यहाँ नज़रबंद किया गया था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वहाँ पर एक अच्छा खासा जोर पकड़ा था, मतलब पूरे झारखंड में। और कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 के दशक में झारखंड के अलग अलग जिलों में भी हुई थी।
जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, वो व्यापक स्तर पर लोग भाग लिए थे उसमें, और एक प्रमुख उद्देश्य था झारखंड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान राष्ट्रवादी लोगों का कि अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोली जाएं। तो उसमें कुछ शैक्षणिक संस्थाएं जो कि खोली गई थी, वो सेकेंडरी स्कूल खोला गया था हुसैनाबाद में, और अन्य बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं भी खोली गई थी। एक बात और गौर करने लायक है कि 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, तो झारखंड में भी साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ था, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी झारखंड में जम करके हलचल मची थी। और हजारीबाग जो था, वो झारखंड के एक प्रमुख स्थल के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उभरा था। एक बात ध्यान देने लायक है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी हजारीबाग जेल में रहे थे। और सिंहभूम में क्या हुआ कि सिख संप्रदाय के लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और नमक सत्याग्रह में भी 1930 से 32 के दौरान डाल्टनगंज, गढ़वा और अन्य जगहों पर नमक सत्याग्रह किया गया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी गांधी जी को पूर्ण समर्थन झारखंड से मिला। महात्मा गांधी रांची जो थे, वो अंतिम बार आए 1940 में, और रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 में। तो कांग्रेस का पहला सेशन, जो अधिवेशन था, जो कि झारखंड में हुआ था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो 1940 में आपका रामगढ़ में हुआ था। और इस अधिवेशन के या सेशन के अध्यक्ष जो थे, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इस जमावड़े को या कांग्रेस के इस अधिवेशन को मजहर नगर भी कहा जाता था। और इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वागत अभिभाषण दिए थे, और इसी अधिवेशन के दौरान ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके की अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे।
और इसी एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस में सहजानंद सरस्वती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान नेता थे और उन्नीस 1942 के दौरान राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण सिंह छोटा नागपुर आए थे और छोटा नागपुर में वे लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका को तैयार करने में। और भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट में झारखंड के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और झारखंड के जो लोग थे वो लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में इस प्रकार हिस्सा लिए कि कदम कदम पर उनकी भागीदारी देखने को मिलती है। और अगस्त 1942 में रांची के जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाल करके क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और कांग्रेस कमेटी के पूर्ण समर्थन के बाद इस आंदोलन को और बल मिला। और कई जगहों पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि रेलवे लाइन को उखाड़ फेंका गया और बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1942 में सरस्वती देवी के नेतृत्व में अगस्त में हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक बात और देखने लायक है कि झारखंड में हजारीबाग जेल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अगर क्योंकि वहाँ पर सिर्फ झारखंड या बिहार से नहीं बल्कि भारत के अन्य प्रांतों के राजनीतिक कैदियों को भी रखा गया था और जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला और गुलाटी प्रसाद, शालिग्राम सिंह जैसे प्रमुख कैदी भी हजारीबाग जेल में रह चुके थे। एक बात और देखने लायक है कि बंगाल से निकटता होने के कारण झारखंड में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का एक प्रमुख केंद्र बनाया गया था या बन चुका था, स्वतः ही बन गया था, ये कह सकते हैं।
लोग देखते हैं कि झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे। जैसे तिलका मांझी हुए, बिरसा मुंडा हुए, बुद्धू भगत हुए, पांडे गणपत राय हुए, सिद्धो कानू हुए, विश्वनाथ शाहदेव हुए, शेख भिखारी हुए, टिकैत उमराव सिंह हुए, सिंदाराई और बिंदुराई हुए। फिर फूलो झानो हुए, नीलांबर पीताम्बर हुए, तेलंगाना खड़िया हुए, जतरा भगत हुए, जयपाल सिंह, पोटो सरदार। तो झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो अपना वो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। और झारखंड में न केवल स्वतंत्रता सेनानी बल्कि अन्य लोग भी झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर के उसको प्रभावशाली बनाए थे। तो झारखंड के बाकी चीज़ों पर ध्यान देने का समय आ गया है। देखिए, झारखंड को अगर आदिवासी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको उनके रहन सहन के और उनके काम काज के तरीके से कई भागों में बांट देना ठीक रहेगा। पहला है जो घुमक्कड़ प्रजाति हैं, जैसे खड़िया हो गया, हो गया या बिरहोर हो गया। उसके बाद वैसे लोग हैं या वैसी जनजातियां हैं जो कि घुमक्कड़ तो हैं लेकिन साथ साथ में खेती भी करती हैं, जैसे सौरिया पहाड़िया या कोरबा जनजाति। और उसके बाद वैसी जनजातियां हैं जो कि सिर्फ खेती करती हैं, जैसे ओरांव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, संथाल हो गया और भूमिज हो गया। और फिर एक ऐसी जनजातियों का समूह है जो कि घरेलू सामान बनाती हैं, जिसको कि घर सजाने में या अन्य कामों में उपयोग में लाया जा सकता है। और वैसी जनजातियां हैं महली हो गया, लोहरा हो गया, चीक बरैक हो गया। तो अब एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमको कुछ आदिवासी समूहों का अध्ययन करना होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ आ जाती हैं संथाल आदिवासी समूह। संथाल आदिवासी समूह जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी आदिवासी समूह है। और वो लोग संथाल परगना में, धनबाद में, बोकारो में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, कोडरमा में, पश्चिम सिंहभूम में रहते हैं। और उनकी जो नस्ल है उसको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाता है। और संथाली लोग जो हैं वो एक
अच्छी तरह से सुनियोजित तरीके से एक गांव में रहते हैं। और मांझी जो होता है संथाली लोगों में, वो प्रार्थना करवाता है। और मांझी थान, जहाँ मतलब मांझी लोग रहते हैं, वो एक पवित्र स्थल माना जाता है। और यहीं पर गांव की पंचायत बैठती है। लेकिन संथाली लोगों में एक बात यह है कि उनकी आर्थिक जो जीवन शैली है वो पिछड़ी हुई है। और आज के दिन भी वो खेती पर मुख्य रूप से अपने आजीविका के लिए निर्भर है। उनकी जो मुख्य फसल है वो चावल होती है। और उनकी जो पसंदीदा पेय है वो चावल का जो चावल से निष्कासित एक शराब टाइप की चीज़ बनाई जाती है, जिसको कि पसंद किया जाता है। और संथाली लोगों में क्या होता है कि अलग अलग गोत्र होता है। और इनमें विभिन्न प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जैसे केरिंग बापला, केरिंग जबाई, इतुल निर्बोलोक, तुमकी दिपिल बापला, घर दी जमाई, सेवा विवाह, संघ विवाह। संथाली लोगों में एक बात और है कि उनकी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं वो आज भी जीवित हैं। और हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि संथाली लोगों की जीवन शैली जो है वो एक प्रकृति प्रेमी के रूप में है। और हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल आदिवासी समूह से आती हैं। संथाली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में भी जोड़ लिया गया है। और संथाली भाषा की जो तरीके मतलब बोलचाल के तरीके हैं या उसको जो लिखने का तरीका है उस पर काफ़ी काम हो चुका है। संथाली भाषा में भारतीय संविधान का भी अनुवाद हो चुका है। और संथाली भाषा के लिए सर्वप्रथम लिपि तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो संथाली जनजाति के बारे में इतनी जानकारी जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे लगता है काफ़ी है। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है
तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग ओरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ओरांव जनजाति जो है वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और वे लोग मुख्य रूप से रांची में, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना में पाए जाते हैं। और ओरांव लोगों का जो मुख्य पेशा है वो खेती है और कभी कभार वे शिकार पर जाते हैं। और उनकी जो जीवन शैली है वो भी प्रकृति से तालमेल बैठा करके चलने वाली है। ओरांव लोगों में युवा लोगों को प्रशिक्षण देने की एक संस्था है जिसको कि धूमकुड़िया कहा जाता है। धूमकुड़िया जो है वो वहाँ पर अविवाहित और जवान लड़के लड़कियां रहती हैं और अखड़ा जो है वो ओरांव जनजाति का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बिंदु है। और ओरांव जाति के जो लोग हैं वो लोग मुख्य रूप से धर्मेश की पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो धर्म है वो कई धर्मों में से बहुत सारी बातें निकाल करके मिला जुला करके बनाया हुआ है। और हमको ये बात ध्यान देना चाहिए कि ओरांव जनजाति के लोग आज के संदर्भ में झारखंड में एक शिक्षित और प्रगतिशील गति वाले आदिवासी समुदाय के रूप में जाने जाते हैं, जिसके कि कई लोग पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं। और ओरांव जनजाति जो है वो लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक मानी जाती हैं। और ओरांव जनजाति काफ़ी हद तक अपने पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों को बचा पाने में, हालांकि पंचायती राज और अन्य सभी चीज़ें आ गई हैं, ओरांव जनजाति इसको बचा पाने में बहुत हद तक सफल रही है। और हमें ये देखना चाहिए कि ओरांव जनजाति में आखिरकार ऐसा क्या है, उनका धर्म क्या है और उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं जिसका कि वो पालन करके अपने धर्म को और अपने संस्कृति को बचा पाने में अभी तक सफल रहे हैं। वो उसी तरह से हमको देखना चाहिए। ओरांव जनजाति के जो लोग हैं उनके गांव जो हैं वो उसमें मतलब प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करने के लिए महतो नाम के और पाहन नाम के व्यक्ति की नियुक्ति होती है।
पाहन जो है वो न्यायिक कार्य करता है और प्रशासनिक कार्य जो है वो महत्व करता है। और ओरांव लोगों में गांवों का समूह माना जाता है और एक गांव के समूह को परहा राजा द्वारा अध्यक्षता मिलती है, यानी कि परहा राजा जो है वो प्रशासनिक रूप से उसका संचालन करता है। तो और अगर दो या दो से ज़्यादा गाँव के समूह के बीच में अगर कोई समस्या होती है तो परहा पंचायत बैठ करके आपस में सलाह कर लेती है। और आर्थिक दंड, शारीरिक दंड की भी विधाएं हैं ओरांव समाज में अगर कोई सीरियस क्राइम सामने आता है तो। ये बात देखने लायक है कि ओरांव लोग जुर्माने के पैसे के इकट्ठे हुए पैसे से धार्मिक कार्य कर लेते हैं या फिर उसको पूजा में लगा देते हैं या किसी जन कल्याण के कार्य में भी उसको खर्च किया जा सकता है। तो ओरांव लोग जो थे वे भी झारखंड की सभ्यता संस्कृति में एक प्रमुख योगदान दिए थे और ओरांव लोगों के योगदान में हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी उनका जो मूल स्थान था वो दक्षिण भारत था और ओरांव लोगों का जो भाषा था वो उसको कुड़ुक कहते हैं और कुड़ुक भाषा दक्षिण भारतीय तमिल भाषा से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। कुड़ुक भाषा को समझने के लिए अगर तमिल का अध्ययन किया जाए तो वो हमको आसानी से समझ में आ सकती है। और दो या दो से अधिक आदिवासी समाज के बीच का जो अध्ययन है वो भारत से ज़्यादा विदेशों में हुआ है और तुलनात्मक ढंगों से हुआ है। तो ओरांव जनजाति का योगदान जो है वो न केवल स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में रहा है बल्कि एक समाज सुधारक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के अनुयायी होकर के समाज में कुरीतियों को रोकने के प्रयास के रूप में भी रहा है। ओरांव जनजाति एक प्रगतिशील और एक ऐसी जनजाति है जिसने क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय विकास में काफ़ी सहयोग दिया है और हमें उनके बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करके अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।